और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों की बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में फैसला लिया गया कि लद्दाख में एलएसी पर चीन की किसी भी हरकत को रोकने के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। इस बैठक में सेना को निर्देश देने की बात की गई है कि एलएसी पर चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जाए। हमारे सहयोगी गौरव सावंत और मंजीत नेगी हमारे साथ आ गए हैं इस बारे में और जानकारी लेकर। मंजीत नेगी, लगातार समीक्षा बैठकें रक्षा मंत्री की चल रही हैं जिसमें सीडीएस और सेना प्रमुख मौजूद रहते हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। क्या पहले ये छूट नहीं थी? रोहित, दरअसल जब प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान ये बात कही थी कि सेनाओं को खुली छूट है, उसके बाद ये आदेश सेनाओं को पहुंच चुका है, लागू हो चुका है। और अब जो रूल ऑफ एंगेजमेंट जो काफ़ी लंबे समय से ये स्थिति बनी हुई थी कि चीन के साथ खासतौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अगर कोई भिड़ंत होती है तो उसको धक्का मुक्की के जरिए और पीछे किया जाता है सैनिकों को। लेकिन अब साफ तौर पे जो कमांडर्स हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उनको आदेश दिए गए हैं कि अब अगर चीन किसी भी सरहद पर घुसपैठ की कोशिश करता है तो उसको गोली का जवाब गोली से दिया जा सकता है। ये सीधे आदेश। तो जो पहले से रूल ऑफ एंगेजमेंट की हम बात करते हैं उसमें ये बदलाव देखा जा रहा है। जहां तक आज की बैठक की बात है, मंजीत, गोली तो चीनियों ने पहले भी नहीं चलाई। जो लगातार खबरें आई हैं उसमें उन्होंने गोली का इस्तेमाल किए बगैर ये हरकत कर दी। देखिए, 15 जून की जो रोहित घटना है उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं कि ये बदलाव, ये एक सबक सरकार और सेनाओं ने लिया है कि अब चीन के साथ जो इस वक्त जो हालात बने हुए, खासतौर से चीन से लगने वाली जो पूरी सरहद है, और सब जगह चीन ने रोहित बहुत ज़्यादा बिल्डअप किया हुआ है। हमने भी उसके मुकाबले को लेकर अपनी सेना तैनात की है। लेकिन अब सेना का रुख, ये सेना को इस तरह के आदेश साफ तौर पर जो कमांडर्स हैं लोकल, उनको दिए गए हैं कि अब कम से कम जो पहले के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं उन पर शब्दशः चलने की जरूरत नहीं है। अब अगर हथियार की जरूरत पड़ती है तो हथियार का इस्तेमाल किया जाए। खासतौर से अगर चीन की तरफ से उनकी टुकड़ियां सीधे तौर पर हमारे इलाके में घुसने की कोशिश करती हैं तो उनको गोली से जवाब दिया जाएगा। तो ये एक बदलाव निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर एक तरह से काफी समय से ये बात सामने आ रही है। गौरव सावंत, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां जहां एलएसी पर यह तनाव लगातार बरकरार है। आप पहले भी लद्दाख जाते रहे हैं, एलएसी के उन इलाकों को आपने देखा है। इस बार फर्क क्या नजर आ रहा है वहां पर? इस बार जो फर्क है वो सेना के अब रवैये में है और ये जो आदेश आया है वो है। देखिए, 1993, 1996, 2014, 2017 ऐसे कई आदेशों के जरिए भारत और चीन की सेनाएं आपस में बंध तो गई थी, लेकिन इन आदेशों का पालन केवल भारतीय सेना करती थी। चीन की सेना इसकी धज्जियां उड़ाया करती थी। अगर उन्होंने गोली नहीं चलाई, लेकिन गोली नहीं चलाने का तात्पर्य यह था कि दोनों ही देशों में खून खराबा ना हो। लेकिन चीन के सिपाही आए दिन कभी लोहे के रॉड लेकर आते थे, कभी कांटेदार तार लेकर आते थे और उससे मारपीट करते थे। और हमारे सिपाही केवल वो बैनर ड्रिल लेकर ये कहते थे कि आप वापस जाइए, आप पीछे जाइए। अब साफ आदेश है कि अगर चीन के सिपाही ये लोहे के रॉड लेकर आएंगे तो हमारे सिपाही लोहे के रॉड लेकर जाएंगे। अगर चीन के सिपाही पत्थर मारेंगे तो हमारे सिपाही दुगना मारेंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो यहां से भी गोली चलेगी। ये एक नया रूल ऑफ एंगेजमेंट है। एक बात और, अब चाहे वो लड़ाकू विमान हो या लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो, बड़ी संख्या में सेना को यहां तैनात किया गया है उन जगहों पर भी जहां इस समय तनाव नहीं है। वास्तविक नियंत्रण रेखा खासी लंबी है पूरे लद्दाख में, और उत्तर में डेप्सैंग से लेकर नीचे डेमचौक और चुमार तक इस समय सेना को बड़ी संख्या में इसलिए तैनात किया गया है क्योंकि चीन पर रोहित कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। पेट्रोल पॉइंट 14 पर तो भारतीय सेना के 20 वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया और चीन की सेना को आगे घुसपैठ करने से रोक दिया। लेकिन फिंगर 4 पर पेंगोंग त्सो में स्थिति बहुत गंभीर है इस समय, और ऐसी ही स्थिति कहीं और न उत्पन्न हो जाए, इसीलिए सेना अब यह तैयारी कर रही है। गौरव, राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, यह कहते हुए कि वो सरेंडर मोदी हैं। क्या वाकई भारत ने सरेंडर कर दिया है अपना कुछ इलाका? क्या यह कहना जायज है?
रोहित, अब जमीनी स्थिति देखिए। चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की, पेट्रोल पॉइंट 14 से आगे आ गया था चीन, लेकिन उसको पीछे खदेड़ा गया। पेट्रोल पॉइंट 14 पर एक खूनी भिड़ंत हुई। उस खूनी भिड़ंत में जो 4 से 5 घंटे चली, उसमें 16 बटालियन जो बिहार रेजिमेंट थी, एक मीडियम आर्टिलरी की पलटन, एक इन्फेंट्री पलटन के घातक कमांडो, वो डटे रहे, जुटे रहे, गोली नहीं चलाई। लेकिन जब चीन हमला कर रहा था तो इन्होंने भी पलटवार किया। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के उद्घोष के साथ उन्होंने अपनी कृपाण निकालकर हमला किया है, ऐसा सेना में सूत्र बता रहे हैं। इसकी औपचारिक पुष्टि अभी हम लोग के पास सेना के जरिए नहीं है, लेकिन जो सिपाही यहां है, जो अस्पताल में सिपाही भर्ती हैं, जो उन्होंने बयान दिए हैं, क्या इससे लगता है कि यह सरेंडर है या उन्होंने पलटवार किया और चीन की सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार गलवान में खदेड़ा? पहली बात। दूसरी बात, पेट्रोल पॉइंट 14 से अगर हम आगे बढ़े फिंगर 4 पेंगोंगसो पर, फिंगर 4 से फिंगर 8 पर 1999 में चीन की सेना ने सड़क बना ली थी। 1999 में, 1999 से 2020 तक क्या चीनी सैनिक वहां नहीं आते थे अपनी गाड़ियों में? क्या हमारे सिपाही केवल पैदल नहीं पेट्रोल करते थे? यह गंभीर स्थिति है कि चीन ने वहां पर अब डेरा डाल दिया है, लेकिन उस डेरे को किस तरह से भारतीय सेना हटाएगी, यह निर्णय अभी भारतीय सेना करेगी। यह निर्णय कोई राजनीति, कोई नेता या नेता विपक्ष या पॉलिटिकल लेवल पर इस लड़ाई करके, जबकि आपके सैनिक आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन में है, यह क्या दर्शाता है? क्या हमने सरेंडर किया है या हमारी सेना लड़ रही है? वापस आएंगे गौरव आपके पास। 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। भारत के 20 जवान शहीद हुए। चीन के भी बताया जाता है कि 40 से ज्यादा जवानों के मारे जाने या बुरी तरह जख्मी होने की खबर नहीं, लेकिन चीन ने अब तक इसे आधिकारिक तौर पर कबूल नहीं किया। बहरहाल 15 जून की झड़प को लेकर आज तक को सूत्रों के जरिए कुछ नई जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों का दल पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर यह देखने गया था कि वादे के मुताबिक चीनी सैनिक गलवान वैली में उस जगह से हटे या नहीं जहां वो अतिक्रमण करके पहुंच गए। वहां जाने पर भारतीय दल के 10 से 12 चीनी जवान टेंट में मौजूद नजर आए। इस बीच कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में 50 सैनिकों का दल उसी जगह पहुंचा। संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों के वादे का सम्मान करते हुए अपनी पुरानी जगह लौटने को कहा। इस बीच भारतीय सैनिकों का पहला जत्था वहां से लौट गया। जैसे ही भारतीय सैनिकों का पहला जत्था लौटा, चीन के करीब 350 सैनिक वहां पहुंच गए। चीनी सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कर्नल संतोष बाबू और उनके दल के साथ चीनी सैनिकों की बातचीत तीखी तकरार में बदल गई। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने चीन के अवैध तंबू को उखाड़ना शुरू कर दिया। इसके जवाब में चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया। चीनी सैनिक पूरे सुनियोजित तरीके से ऊंचाई वाले इलाकों में पत्थरों के साथ पोजीशन लेकर मौजूद थे। पहला हमला कर्नल संतोष बाबू और हवलदार के पलानी पर हुआ। कर्नल संतोष बाबू और हवलदार के पलानी के जख्मी होते ही भारतीय जवानों में गुस्सा भड़क गया। उन्होंने पूरी ताकत के साथ चीनी सैनिकों पर हमला बोल दिया। ऊपर से गिरते पत्थरों और कम संख्या के बावजूद वो पूरी ताकत से लड़े। चीन के तंबू उखाड़ डाले गए। भारत के करीब 100 सैनिकों के मुकाबले चीन के 350 सैनिक वहां थे। इस हमले में चीन के कई सैनिक मारे गए, जबकि कई जख्मी सैनिक अगली सुबह तक वहां पर बिखरे रहे, जिसे भारतीय सेना ने चीन को अगले दिन सौंपा। तो ये कुल मिलाकर पूरा घटनाक्रम उस इलाके में हुआ उस रात, जिसकी कहानी अभी तक धीरे धीरे करके सामने आ रही है। मंजीत नेगी और गौरव सावंत हमारे साथ हैं। जरा जल्दी से एक फटाफट सवाल गौरव सावंत मेरा आपसे है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि चीन ने तो आधिकारिक पुष्टि की नहीं कि उनके लोग मारे गए हैं, नहीं, क्या इसके पहले जब जब भारत और चीन के बीच में संघर्ष हुआ है, वो चाहे फुल फ्लेजेड रहा हो या छुटपुट रहा हो, क्या चीन ने कभी इन बातों को स्वीकार किया? कभी लिस्ट दी कि 62 में हमारे इतने लोग मारे गए और आपके इतने, या 67 में ऐसा हुआ और ऐसा हुआ? आपने बिल्कुल सही कहा रोहित। ना 62 की मृत्यु की बात चीन ने अपने सैनिकों की मानी, ना 67 में जहां 400 चीनी सिपाही मारे गए थे। सुंदरोंगचू में 1986-87 में कई चीनी सैनिकों ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो चारों तरफ भारतीय सेना से घिर गए थे। उनको खाना, रसद सामग्री, दवाइयां तक भारतीय सेना ने दी थी 1986-87 में, लेकिन इस बात की भी चीन ने कभी पुष्टि नहीं की। ये तो बस भारत एक सहृदय राष्ट्र है और हमारी सेना चीन की जो बुराइयां हैं या जो चीन की हार है वो बताती नहीं है पब्लिक डोमेन में, लेकिन भारतीय सेना के इतिहास में तो दर्ज है सुंदरोंगचू में किस तरह चीनी सिपाहियों ने आत्महत्या की थी, क्योंकि वो हर तरफ से घिर गए थे और चीन ने
ने भारत से सेफ पैसेज मांगा था अपने सिपाहियों को बाहर ले जाने के लिए। ये सब भारत ने औपचारिक तौर पर अपने ही देश में लोगों को नहीं बताया और इसीलिए यह हवा बन गया कि चीन एक बहुत ताकतवर देश है। कई बार जमीनी स्थिति अगर आप देखिए तो भारतीय सेना ने चीनी सिपाहियों को पीछे खदेड़ा है। अभी भी पेट्रोल पॉइंट 14 पर भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा है। दोनों तरफ नुकसान हुआ है। अब पेंगोंगसो में जो हो रहा है वो सेना निर्धारित करेगी और जैसा मंजीत नेगी ने जो ब्रेकिंग न्यूज दी है, सेना निर्धारित करेगी कि आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। सैनिक लेवल पर होगी, डिप्लोमेटिक लेवल पर होगी, इकोनॉमिक लेवल पर होगी, या सब कुछ मिला के देश एकजुट होकर एक कार्रवाई करेगा। लेकिन सरेंडर इसे कतई नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह देश की सेना का अपमान है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत नेगी, गौरव सावंत, आप दोनों का दिल्ली और लद्दाख से ये सारी जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।